जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो है वो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे दिल्ली पुलिस और जीडी के लिए। बहुत आपका प्यार मिला पहली क्लास में। आज अपने प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। देखो मेरे भाई, अगर बीच में कभी एक आधी क्लास मिस हो जाती है ना, तो ऐसे अरमान मत तोड़ दिया करो कि ले अब तो हो गई नहीं, पता नहीं क्या ही हो जाएगा ज़िंदगी में। सब कुछ होगा और बेहतर होगा, है ना। सोच पॉजिटिव रखो, ठीक है। कभी कोई इधर काम हो जाता है, उधर होता है, सारे देखना पड़ता है, तुम्हें भी देखना पड़ता है, तो समझो कौन बात नहीं। हाँ तो चलो आज जो अपने प्रश्नोत्तरी करेंगे, देखो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, ये हमने जो टारगेट क्लास रखी है इसमें हमने जो लक्ष्य लिया है वो सभी, देखो वैसे देखो जैसे भारत का जीके हो गया। अब ऐसे तो है नहीं कि जीडी वाले अलग बनाएंगे, दिल्ली पुलिस वाले अलग बनाएंगे। भारत का जीके मतलब भारत का जीके। मैं आपको लेवल अच्छा कराऊंगा क्योंकि अब देखो दिल्ली पुलिस के आप 2020 का पेपर उठाओगे ना, तो उसमें पर्सन देखोगे ये लेवल अच्छा पूछ रखा है। सीधा इतना वहाँ तक ही सीमित नहीं रह गया मामला कि कथकली नृत्य कहाँ किया जाता है, उसमें थोड़ा सा घुमाकर अदर भी है ना। तो सारे जो कवर है वो अपने कर लेंगे पर्सन। तो अपने आज शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप फटाफट जवाब दे दीजिएगा। देखो आप भी उत्तर बता दिए, बताया करेंगे, आप मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में जवाब देते हो। कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, उससे मुझे पता लगता है। मैं सारे देखे होते, सोचो गुरु जी देखा कौन, सारों की देखा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 बिल्कुल सही है। और तुम्हें याद हो 1962 में 1962 के अंदर हमने जो युद्ध लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था? चीन के साथ। भारत चीन का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1962 में। और 1965 में जो है वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1965 के अंदर। क्लियर? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। तीनों ये सही है। चौथा जो हमारा पॉइंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड ये नहीं है। तो गुरुजी क्या है? इसका टाइम पीरियड है 969 से लेकर 74। क्योंकि ऐसे बताते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पाकिस्तान भारत युद्ध के कारण विफल हो गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो विफल हुई थी? वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम ये नहीं है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय ये है। इसके अंदर जो प्राथमिकता दी गई थी वो धन को, जैसे आर्थिक क्षेत्र होगा उसको बढ़ावे के लिए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी वो फसलों को, जैसे गेहूं वगैरह, उनको। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि को। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो किसे दी गई? वो उद्योग धंधों को। किसे दी गई थी? उद्योग धंधों को। तो ये बात आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना मेरे भाई, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो होती है 1982, 1982। अगर आपसे पूछे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना होती है 1975। ये दोनों सन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुआ है। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, 1975। ये दोनों जो बैंक है वो कृषि क्षेत्र, कृषि विकास के लिए खोले गए थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो राइट डी ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत जो श्रेणी है वो कहाँ पर है? देखो दक्षिण आल्प्स जो है वो नया नया होता है, तो नया नया से याद रखना न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात, बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगी। अब कुछ बातें आप याद रखो। देखो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है, और यहाँ घास का जो मैदान है उसे क्या कहते हैं? टाउन्स जो घास है यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। और सातवां सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 82,263 वर्ग किलोमीटर। और दुनिया के क्षेत्रफल का ये 2.42% है, 2.42% है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। क्षेत्रफल में बता रहा हूँ। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। करो याद, रूस, कनाडा, चीन, जल्दी करो याद साथ साथ में। रूस, कनाडा, चीन, एक बार और बोलो, रूस, कनाडा, चीन, बिल्कुल। चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए। पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत।
बस आपको 5 याद करने हैं। बोलो। नंबर 1 दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, 2 पे कनाडा, 3 पे चीन, 3 पे चीन, 4 पे यूएसए है, 5 पे ब्राजील है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और क्षेत्रफल में हमारा दूसरा स्थान है। वो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पहला हो गया, लेकिन दूसरा वैसे याद रखना। पहला किसका है? तो पहला चीन का है, दूसरा भारत का। भारत का जो जनसंख्या है, जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है, याद रखना, ठीक है, वो है दुनिया की जनसंख्या के 17.5%। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखना। एक क्षेत्रफल में दुनिया में हम कौन सा प्रतिशत रखते हैं? तो 2.42%। और क्षेत्रफल में 2.42 है तो जनसंख्या में 17.5 है। चलो आगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल बताएंगे, जी खोल के बताएंगे। देखो भाई, इधर से एक नदी आई जिसका नाम था गंगा, और ऊपर से एक नदी आई जिसका नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र। अच्छा सुनो ध्यान से, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में होता है? एक तो ये प्रश्न याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम के अंदर। कहाँ पर होता है? असम में। ये नदी थोड़ा आगे आई। जब ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिलती है, उसके बाद इस नदी का जो नाम हो जाता है वो होता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। याद रखना। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी बताऊं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो का मतलब होता है नदियों को पवित्र करने वाली। चीन के बाद ये नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल और असम में। तो याद रखना, इस नदी को अरुणाचल में तो कहते हैं दियांग। एक अरुणाचल में स्थान है दिवांग। स्थान का नाम क्या है? दिवांग। अगर आपसे पूछे भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो दिवांग। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे भारत का तो याद रखना थाने। थाने कहाँ पर है? मुंबई में। थाने कहाँ पर है? मुंबई में। ये प्रश्न तुम याद रखना। चलो आगे। असम में इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और भारत के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? याद रखना, सबसे पहले जमुना, और जब ये नदी गंगा में मिल जाती है तो उसके बाद क्या कहते हैं? मेघना। अब मैं सारा नाम बता दिया। यमुना अलग है, जमुना अलग है, यमुना अलग है, जमुना अलग है। अरे याद करो, यमुना नदी वो है जिसके किनारे आगरा का ताजमहल फेमस है। ताजमहल यानी आगरा इस नदी के किनारे है। आगरा इस नदी के किनारे है। दिल्ली इस नदी के किनारे है। मथुरा भी इस नदी के किनारे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। क्लियर था ना? बहुत कवर करा देंगे, टेंशन के लेने की क्या जरूरत है। तारा पेपर पहला बहुत बढ़िया था, जीके स्टैटिक बढ़िया कवर हो जाएगा। बस आप ये क्लास कंटिन्यू डेली देखो। योग कौन सिखावा है? पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं जो योग सिखाता है। बिल्कुल भाई। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वो थे पतंजलि। और न्याय दर्शन में याद रखना गौतम। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? गौतम। और पतंजलि योग दर्शन हो गया, ठीक है। जैमिनी याद रखना मीमांसा। क्या याद रखोगे? मीमांसा। बिल्कुल सिंपल है। 6 थे। कितने थे ये दर्शन? 6। वैदिक काल में 6 दर्शन, आप वैदिक काल के बाद 6 दर्शन देखते हो। 6 दर्शन, 3 तो ये आगे, बिल्कुल आगे। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन तो वो थे कपिल। कौन थे? कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। और इसके बाद याद करें कनाद और वादरण्य। एक था कनाद, एक था वादरण्य। कनाद और वादरण्य किसके प्रतिपादक थे? कनाद और वादरण्य। अगर अपने बात करें कनाद की तो वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक एक तो याद रखना वैशेषिक दर्शन, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वादरण्य। वादरण्य को याद रखना वेदांत दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? वादरण्य। तो बिल्कुल सिंपल है, बोलो याद हो जाएगी? हो जाएगी। एक बार फिर देखो मेरे भाई, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि,
न्याय दर्शन के गौतम, बोलो न्याय गौतम करता है, न्याय गौतम बुद्ध ने किए थे, गौतम करता है, तो न्याय दर्शन के गौतम। मीमांसा के जैमिनी और सांख्य दर्शन के कपिल। सांख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न आ सकता है। सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के कनाद और वेदांत के बादरण्य। बिल्कुल सिंपल है, वेदांत को बादरण्य। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को जो है वो 1971 में अपनाया गया। मेरे भाई एक बात याद रखना, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 16 दिसंबर। एक्चुअल डेट याद रखना, एग्जाम में पूछ ली जाती है। 1971 तो तुम बता दोगे, एक्चुअल डेट याद रखना 16 दिसंबर 1971 के अंदर बांग्लादेश क्या हुआ था? आज़ाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ओके गुरुजी। बांग्लादेश और भारत के मध्य रेल चलाई गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। अगर पूछे थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस जो है वो 2006 में चलाई गई। कब चलाई गई? 2006 में। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत व पाकिस्तान के मध्य। थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे। भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और क्या क्या चीजें शामिल की गई है? स्वास्थ्य का अधिकार, बिल्कुल है यार। अनुच्छेद 21 तो प्राण और देह स्वतंत्रता है, इसके अंदर लगभग आती है। अब स्वास्थ्य का अधिकार है हमें, भोजन का अधिकार, अच्छा भोजन करना, पानी का अधिकार है, कहीं भी पानी पी सकते हैं, जान निकल रही है तो जीवन का अधिकार ही तो यही है। पानी नहीं मिल रहा, जान निकलती है, लोग कह देंगे हम तो यहाँ से नहीं पीने देंगे, तो वहाँ पर तुम्हारे जीवन का अधिकार आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो राइट उत्तर हो जाएगा वो सभी विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताता हूँ, वो तुम याद रखना, ठीक है। एक तो अनुच्छेद रखो 12, एक आप याद रखो अनुच्छेद 14, एक याद रखो 15, 16, चलो पढ़ ही लो सारे। 21 में ये पता लगी गया। देखो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द है, क्या शब्द है? राज्य। राज्य शब्द भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों में, एक 12 में है और एक 36 में है और एक 152 में है। तो राज्य शब्द 3 अनुच्छेद में है, ये याद रखना, ठीक है। इन तीनों में है। इसमें मौलिक अधिकार के सेंस में है, इसके नीति निर्देशक तत्वों के सेंस में है और 152 में राज्य शब्द दिया ही हुआ है राज्य सरकार के संबंध में। नीति निर्देशक तत्व जो है हमने वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के। अनुच्छेद 14 में ये है कि विधि के समक्ष समानता, विधि सभी के लिए, कानून सभी के लिए समान होगा, समक्ष समानता, तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ, जन्म स्थान के आधार पर या कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कि तू नीच जाति का, मूल जाति का, तो भेदभाव की जो बातें हैं वो किस अनुच्छेद में लिखी हैं? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लिखा है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये है, आरक्षण की जो बातें लिखी गई हैं वो किस अनुच्छेद में लिखी गई है? वो लिखी गई है अनुच्छेद 16 के अंदर। बिल्कुल सिंपल है। बात करें अनुच्छेद 17 में, तो अनुच्छेद 17 के अंदर, अच्छा आरक्षण याद रखना, जो आरक्षण एक होती है SC, एक होता है ST, एक होता है OBC और एक होता है AWS। इनके बारे में नॉलेज तो होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, AWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। AWS को जो आरक्षण है वो है 10% का, कितना? 10% का। ये जो आरक्षण है 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसमें दिया गया, अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 16 6, ये जोड़कर आरक्षण इनको क्या कर दिया? 10% का कर दिया। ये बात याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। अनुच्छेद 17 के अंदर है छुआछूत, अस्पृश्यता को अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, यानी हम छुआछूत नहीं कर सकते किसी के साथ। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, यानी शिक्षा के अलावा हम कोई भी उपाधि अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? 18 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई है 7 प्रकार की, लेकिन अब जो है वो कितने 6 प्रकार की हो गई हैं। संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन, 4 दूनी कितना हुआ? 8, तो 1978 में हुआ। 44वें संविधान संशोधन को संपत्ति का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार है। और विधिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 300A। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखो। एक बार फिर बताऊं, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, हम उपाधि
नहीं लगा सकते शिक्षा के अलावा कोई और नाम के आगे। जैसे अब तुम्हें भारत रत्न मिल गया तो ये नहीं है कि तुम नाम के आगे और पीछे भारत रत्न लगाने लग जाओगे। और याद रखना पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म नाम से जो भी अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इनकी शुरुआत कब होती है? 1954 के अंदर। एक ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। 20 के अंदर है, 20 में है दो सिद्ध के संबंध में अपराध जो दिए हुए हैं वो अनुच्छेद 20 के अंदर दिए हुए हैं। और एक बात याद रखना, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का जो पहले राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो बना वो कब बना? 1956 में। वर्तमान भारत के अंदर कितने राज्य हैं? याद रखना 28। कितने हैं? 28। चले आगे। ओके, अब देखो कोई चीज़ की मैं बार बार रिपीट करूँगा, टाइम ज़्यादा लागो, तुम थोड़ा सा धीरे करके, ऐसे नहीं है ये क्या सिस्टम चला रखा है 2 की स्पीड है, 1.5 गुना की स्पीड में पढ़ आप ढंगो, जब तो तुम्हारी खोपड़ी दिखने लग जाती है। अब मैं मानता हूँ कि ये 30 मिनट की क्लास होती है, तुम इसे 15 में देख लोगे, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आएगी। फिर ऐसे मतलब ना गुरुजी क्लास कराई। एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो यहाँ पर मैटर लिख दिया ना वो तुम्हें याद होना चाहिए, तभी प्रश्न सही होंगे एग्जाम में। अब ऐसे याद तो चलो मैंने समझा दिया और वो सेम प्रश्न एग्जाम में आ गया, फिर वो गलत हो रहा है तुम्हारा, तो बहुत फिर ये क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है या नहीं है? तो वो बात है। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था? देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहला क्या होता है जी? ई टाइप विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला ना। तो ये जैसे विश्वविद्यालय का नाम धर्म को ही काम हो, हाँ गुरुजी धर्म को तो धर्मपाल बनवाएगा। किसने बनवाया था? धर्मपाल। और याद रखना बांग्लादेश में पाल वंश के बाद जो नया वंश आया था उस वंश का नाम क्या था? सेन वंश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश में, बंगाल में पाल वंश के बाद जो नया वंश आया उसका नाम क्या था? सेन वंश। याद हो जाएगा इतनी बात? हाँ गुरुजी याद हो जाएगी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात कहूँ और थोड़ा, ये क्लास तो हो ही रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा इसका जो कोर्स है दिल्ली पुलिस का, मेरे भाई वो अभी तक तो दिल्ली पुलिस के है, लेकिन बाकी ये जीडी वाले भी खरीद सकते हैं, लेकिन जीडी के लिए एक अलग और कर रहे हैं लॉन्च थोड़े दिनों में, ठीक है। ये अपना है पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। और ये गांधी जयंती के अवसर पर हम 99 में किया था। उसके बाद मैंने गुरुजी कहा गुरुजी पढ़ो नहीं दो टापर में पढ़ दो, तो इसमें सारा ही कवर करवा देंगे आपको। स्टैटिक जीके का सिर्फ दिल्ली पुलिस में। प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना, विजन इंस्टीट्यूट। अगर आपको और जानकारी चाहिए किस प्रकार से, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लेना। और जो साथी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है। 9672418453 इस पर कर लेना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट पर्सन। वो करवा दिया था क्या पर्सन? तक्षशिला वाला, ठीक हो गया। आगे बढ़ो। अगर अपने आगे बात करें, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, देखो भाई इस प्रकार से अपना ये पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। भारत में सर्वाधिक जो खनिज है वो छोटा नागपुर के पठार में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज की दृष्टि से बहुत फेमस क्षेत्र है। अगर अपन बात करें भारत में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाई जाती है, तो छोटा नागपुर का पठार लगभग झारखंड में फैला है। तो सर्वाधिक भारत में खनिज कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। जबकि खनिज का अजायब घर कहते हैं राजस्थान को। ये प्रश्न याद रखना। छोटा नागपुर पठार की बात करा तो इसे बोलते हैं भारत का रूर। भारत का रूर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र खनिज दृष्टि से बेहतर है। रूर क्षेत्र जो है वो जर्मनी के अंदर एक क्षेत्र है। ऐसे बताते हैं कि वो दुनिया में खनिज की दृष्टि से फेमस क्षेत्र है, इसलिए उसके साथ तुलना की है छोटा नागपुर के पठार की। तो छोटा नागपुर के पठार को भी क्या कहते हैं? भारत का रूर। देखो छोटे नागपुर के पठार की बात करें तो इसको एक नदी जो है वो 2 भागों में बांट जाती है। उस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर को। और बिहार का जो शोक है, बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी है। ओडिशा का शोक, ओडिशा का जो शोक है वो महानदी है। महानदी याद रखना, ठीक है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? पार्श्वनाथ। मेरा भाई सब कुछ करा देगा थे, कोर्स खरीदे 99 रुपये लगा के। आप ऐसे नहीं कहोगे गुरुजी यार कुछ कराया नहीं, सब कुछ बढ़िया तरह से करवा देंगे कवर। अच्छा, छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती कौन सी नदी है? दामोदर। ऊपर वाले बाग का नाम जो हो गया वो हजारीबाग का पठार हो गया। और झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है? कोर्स की पहली क्लास में सारी राजधानी देश की याद करवाई थी। याद रखना, हजारीबाग का पठार उत्तरी हो गया और दक्षिण हो गया रांची का पठार। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो दूसरा जो पठार है वो कौन सा है? रांची का पठार। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पार्श्वनाथ।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पंचमढ़ी और धूपगढ़ जो है स्थान वो महादेव पहाड़ी पर है, महादेव, ठीक है, याद रखना। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये प्रश्न भी याद कर लेना। आओ नेक्स्ट प्रश्न। बेगम अख्तर कला का संबंध जो है वो किससे है? वो है संगीत से। किससे है? संगीत से। भारत में चित्रकला का जो जनक है वो जहांगीर को माना जाता है। किसको मानते हैं? जहांगीर को। याद रखना प्रश्न। नेपाल का सबसे बड़ा शहर, नेपाल का सबसे बड़ा शहर था नेपाल का सबसे बड़ा शहर है काठमांडू, और काठमांडू नेपाल की क्या है? कैपिटल, राजधानी। ठीक है, याद रखना। देखो एक याद रखना बात, बचपन में करना था बीए, बचपन में बीए, बोलो बचपन में बीए, बिल्कुल बोल दें गुरु जी। बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? गुरुजी भारत के पड़ोसी देश हैं 7 देश की सर्वाधिक से न्यूनतम सीमा लिखा रहा हूं, यानी मैं आपको लिखा रहा हूं अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, अब बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा लगती है सी से, याद रखना चीन। 2 नंबर पे सीमा चीन बनाता है, 3 नंबर पे सीमा पाकिस्तान बनाता है, 4 नंबर पे सीमा नेपाल बनाता है। बचपन में याद करो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बचपन बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। एक बार और बोलो, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। मैं से याद रखना म्यांमार, मैं से क्या याद रखोगे? म्यांमार। और बी से याद रखना भूटान, ऐसे क्या याद रखोगे? अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान की लगती है। किसकी लगती है? अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर। सिंपल है, लिखना तो सारा ही लिख दिया, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट रही बात को नहीं, बस इतना याद कर लेना कि नेपाल का बड़ा शहर काठमांडू है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। एक बार फिर बोलूं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनकी राजधानी। और बोलो, सुनना ध्यान से, बांग्लादेश की ढाका, चीन की बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार की नेपैदा, भूटान की थिम्पू और अफगानिस्तान की काबुल। क्या है? काबुल। चलो आगे। भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, यानी एक वर्ष के अंदर इसकी कितनी बैठकें होनी चाहिए? कम से कम। तो एक वर्ष में न्यूनतम और अधिकतम की बात आऊँ, न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम। तो न्यूनतम जो बैठक होनी चाहिए वे होनी चाहिए 2 और अधिकतम 3 होनी चाहिए, और हर बैठक के बीच में 6 महीने का समय होना चाहिए। तो गुरुजी एक साल में तो 12 महीने ही होते हैं, तो 3 बैठक कैसे हो जाएंगी अधिकतम? देखो कैसे होती है। एक तो 1 जनवरी में होगी, फिर एक 6 महीना बाद होगी, फिर 1 दिसंबर में होगी ना 3 बैठकें। अधिकतम तो 3 होनी चाहिए, न्यूनतम 2 होनी चाहिए। तो क्या पूछा? कम से कम वर्ष में 2 बार होनी चाहिए बैठक। ठीक है, चलो। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त अधिवेशन एम्बुलेंस का बुलाते हैं 108 एम्बुलेंस का नंबर है ना, जब संयुक्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, कोई कांड ऐसे हो जाता है तब बुलाते हैं, ऐसे याद रखना। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। और याद रखना, भारत में सारों ज़्यादा जो, दुनिया में सारों ज़्यादा जो भूकंप आवे वे जापान में आवे। कठा है जापान में। और भूकंप किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर से उठते हैं सर्वाधिक, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप के जो है ना। नंदी पहाड़ी का है, नंदी पहाड़ी जो है, नंदी हिल्स जो है वो कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छप सकता है मेरे भाई, याद रखना। कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अगर पूछे शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं केरल। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा, आर्थिक यानी इकोनॉमी के जो सर्वेक्षण है द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, किसके द्वारा इकोनॉमी के सर्वे जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? वित्त। योजना आयोग की स्थापना भारत में कब होती है? 1950 में। याद रखना, योजना आयोग जो है उसका जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री था, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। याद रखना एक बात, योजना आयोग का नाम बदल दिया, नाम बदला, नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। सेम कंडीशन है, पहले भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था, आज भी प्रधानमंत्री है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पे कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी है
वो नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष। ये बात तुम याद रखना। और इसके सीईओ कौन है, सीईओ, ये कमेंट में आप बताना, ठीक है। चलो आगे, वर्तमान का पूछ रहा हूँ, सीईओ कौन है। कदे अमिताभ कांत ने याद कर रखा होगा, प्राणियों, सुब्रमण्यम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर, अभी मैंने बताया था ज्वालामुखी होगा, भूकंप वगैरह जागृत ज्वालामुखी सर्वाधिक याद रखना प्रशांत महासागर के आसपास जो है वो है। तो प्रशांत महासागर अगर बताऊं तो विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और तीसरा सबसे बड़ा, 3 का उल्टा करो ऐसे बनेगा, तीसरा सबसे बड़ा है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और याद रखना आर्कटिक जो महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। गुरुजी महासागरों की संख्या कितनी है, तो महासागर है 5, याद रखना। महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप है 7। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। बोलो याद हो जाएगा ना, बिल्कुल गुरुजी हो जाएगा, एक संग धड़ाधड़ बोल देगा आप। सबसे बड़ा एशिया हो गया और सबसे छोटा मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। देखो सुनो ध्यान से, थे क्लास थोड़ा सा शेयर करें करो, मुझे मनोबल अच्छा मिला तो बहुत बेहतर कंटेंट करवाएंगे, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ एक बार और, अब भटकने की कहीं जरूरत नहीं, अब आगे हो यहाँ सब कुछ मिलेगा। एक एग्जाम विश्वास करके देखो, साथ मिलकर पढ़ो। अभी तक जिन साथियों ने विश्वास किया है उन्हें बताया। अच्छा, टेलीग्राम जो चैनल है अपनों, वो जीके बाय अजय सर नामों भी है, विजन इंस्टीट्यूट नामों है। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से संबंधित देनी होती है, क्लास संबंधित, वो इस पर मिल जाती है, तो जुड़ जाए, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं मिल जाएगा आपको सब कुछ। निम्नलिखित में से किस पर्वत माला को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। देखो आपने तटीय प्रदेश पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा गुरुजी। तो बी के अंदर पश्चिमी घाट है, ये रहा पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जो है उसको 2 भागों में बांटता है, 16 डिग्री नॉर्थ। पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। इस बड़े भाग का नाम हो जाता है उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण भाग का नाम क्या हो जाता है, दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर हुआ ना मैटर, बिल्कुल हुआ। तो 16 डिग्री नॉर्थ सह्याद्री को बांटता है। सह्याद्री किसका नाम है, पश्चिमी घाट का ही नाम है। अरावली, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। और भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्राचीन भौतिक प्रदेश की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का पठार जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। प्राचीन तो अरावली होगी। अरावली का निर्माण किस काल में हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली का निर्माण हुआ। और दुनिया की सबसे नवीन पर्वतमाला पूछे गुरुजी तो दुनिया की सबसे नवीन पर्वतमाला है हिमालय। हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अल्पाइन काल में हुआ। किस काल में हुआ, अल्पाइन, याद रखना, ठीक है, ओके। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वो तो हिमालय। और लंबी पूछे, लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम आए दुनिया की तो करना एंडीज, बिल्कुल कर देंगे। चलो आगे। लोक नृत्य और राज्य में के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तमाशा महाराष्ट्र का है, बिल्कुल। कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश का, बाउल पश्चिम बंगाल का है। याद रखना झूमर हरियाणा का नहीं है। झूमर की बजाय यहाँ घूमर लिखते तो बेस्ट था। घूमर जो है वो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है मेरे भाई, राजस्थान का। क्लियर, ये बात याद रखना। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। अच्छा, अब अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, कई कह रहे हैं गुरुजी हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। टेस्ट सीरीज है क्या आपके, टेस्ट सीरीज बिल्कुल दिल्ली पुलिस की अभी फिलहाल अभी एक बार दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू कर रखी है। और अन्यथा अभी टेस्ट सीरीज शुरू धीरे धीरे, देखो ऐप अभी बनवाई है तो धीरे धीरे ही आएगा सब कुछ। इसमें दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज है। रेट बिल्कुल तुम बना इस चीज़ में तो कहीं भी देख लो, आपको विजन क्वालिटी के मामले में बेहतर दिखेगा और रेट के मामले में कम दिखेगा। क्योंकि अपने का लक्ष्य एक ही है कि आप सारों ज़्यादा जितना हो सकता है गांव के एक एक विद्यार्थी को जोड़कर उनका सिलेक्शन अंतिम रूप से दें। और बस हमें उस दिन का इंतजार रहता है कि वो आए और कहे गुरुजी आज हमारा इस जगह इस दिन सिलेक्शन हो गया। मैं गारंटी से कहता हूँ मेरे भाई, जिस दिन आपका चयन होगा ना वो रात ऐसी होगी जिस दिन नींद नहीं आता, सुमर शुक्र होगा, पूरी रात नींद नहीं आएगी तुम्हें रात को। वो खुशी बस वो चाहिए अपने को, है ना। तो देखो टेस्ट सीरीज आप, मैं ये नहीं कहता कि ये लो, आप कहीं भी टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। क्योंकि टेस्ट सीरीज के मतलब टेस्ट सीरीज लगाते हैं उससे थोड़ा इम्प्रूव ऐसे मिलता है कि जैसे मैथ कर रहे हैं। अब मैथ में तुम्हारे मान के चलो कि 15 में से 10 ही सही नहीं हो रहे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि यार थोड़ा सा ग्रोथिंग करने की जरूरत है। अब जैसे बताऊँ, अगर आपके रीजनिंग में सही हो रहे हैं ना 19, 18, तो मैं एक बात बता दूँ भाई, तुम रीजनिंग तुम्हारी बेहतर नहीं है। मैं आपको भारत में उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे दिखा दूंगा
वो लोग जो है वो, मैं तो रीजनिंग में नंबर बताता हूँ 23 24 ऐसे लेते हैं 25 में से। तो रीजनिंग अब एक वो देंगे, एक आप दोगे। और स्टैटिक जीके में कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक जीके 50 नंबर का है। एक मैम की क्लास आती है करंट जीके की, वो 10 से 11% करंट कहेंगे, एक वो देखो। और 40 नंबर का अपना स्टैटिक होगा, इसमें तुम्हें मैं लगभग नंबर कवर करवा दूंगा। एक वो आपको कोर्स बताया था 99 रुपये, एक वो ले लो, एक ये क्लास देखो, बस इतना बहुत है तुम्हें। ठीक है, चलो आगे। गोल्ड लेड निम्न में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? वो है म्यांमार का। किसका है? म्यांमार। और म्यांमार की जो सीमा लगा भारत संग है वो 1643 किलोमीटर लगती है। और याद रखना, बचपन में MBA, बचपन M, तो म्यांमार की जो है वो 5वें नंबर पर सीमा लगती है। पहला नंबर वो बांग्लादेश की, 2 नंबर पर चीन की, 3 नंबर पर पाकिस्तान, 4 नंबर नेपाल और 5 नंबर है बांग्लादेश। बिल्कुल। श्रीलंका, भारत के सबसे नज़दीक जो समुद्री सीमा लगाता है वो श्रीलंका, और सबसे दूर जो लगाता है उसका नाम है इंडोनेशिया। भारत के जलीय सीमा सबसे दूर लगाने वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के साथ और भारत के साथ एक समझौता हुआ था जिसे बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि कब हुई? पाक जल संधि 1960 में। बोलो किन दो देशों के मध्य हुई? भारत और श्रीलंका के मध्य। ऐसे मत बोल देना पाक जल संधि के नाम आते ही कदे कर दो पाकिस्तान, नहीं। भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय, मैंने कहा था शुरू में, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो विफल हो गई थी। ठीक है, ओके। अब पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर लेती है? अब ये प्रश्न जो है वो मैं तुम्हें, अच्छा मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखो एक प्रश्न आए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम जीजी को मतलब है गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड हस्टिंगस। लॉर्ड हस्टिंगस। भारत का प्रथम जीजी कौन था? लॉर्ड हस्टिंगस। ये प्रश्न याद रखना। और सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? सहायक संधि ये लेकर आया था। सहायक संधि का जनक भी इसे कहते हैं। भारत में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? वो थी हैदराबाद। हैदराबाद। इसी हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहते हैं, याद रखना। अब भारत का अंतिम जीजी कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और याद रखना भारत का ये प्रथम वायसराय भी था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था वायसराय। ठीक है, ये प्रश्न तुम्हें याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसका फटाफट उत्तर बताओ आप कमेंट में कि इसका राइट उत्तर जो है वो क्या होगा। केसरिया ने इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते मेरा तेरी फिक्र में। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा याद रखना, भारत के मध्य से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा उसका नाम क्या है? भारत के मध्य से गुजरती है उसका नाम है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। यह गुजरती है इलाहाबाद के नैनी शहर से। इलाहाबाद के नैनी शहर, और के नैनी शहर में है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो आज हमने बहुत अच्छा और प्यारा पढ़ा। PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और विजन इंस्टीट्यूट में भी इसकी जो है PDF वो मिल जाएगी। मेरे भाई तुम्हें क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। ऐसे ही अपने धीरे धीरे इम्प्रूव और करेंगे और बेहतर पढ़ाएंगे आपको, और मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई।